पहली इकाई जो आपके सिलेबस की थी वो कंप्लीट हो गई है। उसके 4 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि उस इकाई में 4 चैप्टर्स ही इंक्लूड थे। नेक्स्ट इकाई जो हमको पढ़नी है उसमें 3 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर जो है इस इकाई का वह है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। चैप्टर नंबर 5 है आपके बुक का, और ये यूनिट का नाम है आनुवांशिकी तथा विकास। पहली इकाई की तरह यह इकाई भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस इकाई से भी बोर्ड परीक्षा में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। इसी चैप्टर को आज हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो इसमें आपको जैसा देख पा रहे हैं, आपको 6 टॉपिक्स कवर करने हैं। पहला है मेंडल के वंशागति के नियम, सेकंड एक जीन की वंशागति, थर्ड 2 जीन की वंशागति, फोर्थ लिंग निर्धारण, फिफ्थ उत्परिवर्तन एंड सिक्स्थ वन आनुवांशिक विकार। ये 6 टॉपिक हम कवर करेंगे। उससे पहले, क्योंकि आपने हाई स्कूल स्तर पे भी आनुवांशिकी के बारे में पढ़ा होगा, मेंडल का नाम सुना होगा, मेंडल के नियम भी पढ़े होंगे संक्षिप्त में, उसी का विस्तृत वर्णन इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये आनुवांशिकी क्या होती है। तो जो आनुवांशिकी है ये हमारे जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम वंशागति और विविधता दोनों का ही अध्ययन करते हैं। मीन्स द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस इज नोन एज जेनेटिक्स। इसको हम इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है। इसके चैप्टर्स थोड़े टफ होते हैं, अगर नहीं समझेंगे, रट्टा लगाएंगे तो समझ में नहीं आएंगे। रटेंगे अर्थात तो समझ में नहीं आएंगे। इसको समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे। जितनी ज़्यादा इस चैप्टर की शब्दावली आप जान जाएंगे, जेनेटिक्स उतनी ज़्यादा आसान हो जाएगी। अगर आप शब्दावली नहीं समझेंगे, केवल आप रटने पे जाएंगे, याद करने पे जाएंगे, तो थोड़ा मुश्किल होगा इस चैप्टर को समझना। तो जेनेटिक्स इस चैप्टर को हम कहते हैं, आनुवांशिकी को कहते हैं, जिसमें वंशागति, इनहेरिटेंस और विविधता, वेरिएशंस दोनों शामिल हैं। क्या आपने जानने का प्रयास किया है? क्या, जैसा मैंने पहले भी कहीं पूछा है क्लासेस में, कि क्या आम के पेड़ पे बेर लग सकते हैं, या केले के पेड़ पर आपको संतरे लगते कभी देखे हों, या कभी किसी गाय ने कुत्ते को जन्म दिया हो, या किसी बिल्ली ने कभी सांप को जन्म दिया हो, या मनुष्य ने कभी किसी और जीव को जन्म दिया हो? कभी नहीं। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारा जो जेनेटिक्स है, इसका जो मूल सिद्धांत है, उस पर जो जिस पे ये काम करती है वो है लाइक बिगेट्स लाइक। याद रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है ये, लाइक बिगेट्स लाइक। इसका तात्पर्य होता है एक जीव अपने समान ही संतान उत्पत्ति कर सकता है, किसी दूसरे जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता। इसी सिद्धांत पर हमारी जेनेटिक्स कार्य करती है। जैसा कि आपने देखा होगा, एक ही माता पिता की संतानें, यानी कि 2-4 भाई बहन जितने भी हों, वो सभी एक जैसे बिल्कुल भी नहीं होते, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट भी नहीं होते। उनमें थोड़ी बहुत समानताएं होती हैं। जैसे कहा जाता है इसके बाल पिताजी जैसे हैं, नाक माताजी जैसी है, आंखें पिताजी जैसी हैं, या ये अपनी मम्मी से ज़्यादा मिलता है, ये अपने पिताजी से ज़्यादा मिलता है, इसकी हाइट पिताजी जैसी है, इसकी हाइट माताजी जैसी है। इसका सारा कारण आप इसी चैप्टर में जानने जा रहे हैं, ऐसा क्यों होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, जेनेटिक्स का तात्पर्य है वंशागति और विविधता का अध्ययन। तो ये वंशागति क्या होती है? वंशागति का तात्पर्य है इनहेरिटेंस, और ये हमारी आनुवांशिकी का आधार है। वंशागति वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जो माता पिता के लक्षण हैं, कैरेक्टर्स हैं, वह संतति में जाते हैं, यानी संतानों में जाते हैं। संतानों के लिए यहाँ पे हम टर्म यूज़ करते हैं ऑफस्प्रिंग, इंग्लिश में इसको ऑफस्प्रिंग कहते हैं, वरना संतति वर्ड हम यूज़ करेंगे। तो आप समझ गए होंगे, माता पिता से लक्षणों का जो ट्रांसफ़र होता है वह वंशागति कहलाता है, और जो लक्षण ट्रांसफ़र होते हैं
वह किस प्रक्रम द्वारा होते हैं? आनुवांशिकी द्वारा होते हैं। और आनुवांशिकी का अध्ययन हम करते हैं आनुवांशिकता अर्थात जेनेटिक्स में। नाउ कम्स टू योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, मेंडल के वंशागति के नियम। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, इस टॉपिक को आज हम कवर करने का प्रयास करेंगे। काफ़ी लंबा टॉपिक है सारे, लेकिन मैं सारा डिटेल में बताऊंगा, कोई भी शॉर्ट में नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा टफ चैप्टर है। अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आसान होगा, क्योंकि मैं बेहद ही सरल भाषा में और टू द पॉइंट एंड विद द कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेटजी से आपको बताने वाला हूँ। तो हम अब पहले टॉपिक पे आते हैं। तो पहला टॉपिक, जैसे कि मैंने बताया, मेंडल के वंशागति के नियम। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं मेंडल कौन थे। ये तो मेंडल ही थे जिन्होंने 19वीं सदी के मध्य में आनुवांशिकता को जानने का प्रयास किया। इन्होंने 1856 से लेकर 1863 के मध्य एक पौधा चुना। उस पौधे का नाम था मटर, गार्डन मटर। इसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सेटाइवम। ये पाइसम सेटाइवम मटर के पौधे के ऊपर अपने आनुवांशिकी के संबंधित प्रयोग किए, जो कि 7 वर्षों तक किए थे। आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग 7 वर्षों तक ये प्रयोग किए थे। और जब इन्होंने इस प्रयोग किए, इसका फिर अवलोकन किया, कुछ निष्कर्ष प्राप्त किए। उन्हीं निष्कर्ष के आधार पर इन्होंने कुछ नियम बनाए थे। इस पर कन्फ्यूजन रहता है। तो मेंडल ने 2 नियम बनाए थे। कुछ बुक्स में 3 भी कहे जाते हैं, आपकी बुक्स में 2 ही नियम दिए गए हैं। तो मेंडल ने नियम बनाए थे, उन नियम को हम जानेंगे। तो मेंडल ने ये नियम किस तरह प्राप्त किए थे? अपने 7 वर्षों के कठिन परिश्रम के द्वारा, रिसर्चेस के द्वारा ये प्राप्त किए थे। आगे बढ़ते हैं। अब मेंडल, प्रश्न उठता है, मेंडल ने अपने लिए जो प्रयोग किया उसमें उन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना? तो उसके चुनने का जो सबसे मुख्य कारण था कि इन्होंने मटर के पौधे को क्यों चुना, इसका मुख्य कारण था कि जो मटर का पौधा होता है, एक तो वार्षिक होता है, बहुत जल्दी इसकी फसल तैयार हो जाती है, यानी कि बहुत जल्दी अगली पीढ़ी हम प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे जो ट्रू फैक्ट था वो ये था, क्योंकि इसका जो पौधा था सभी लक्षणों के लिए शुद्ध नस्ली था। ट्रू ब्रीडिंग, शुद्ध नस्ली पौधा था। शुद्ध नस्ली का तात्पर्य होता है कि इसमें ट्रू ब्रीडिंग भी कह सकते हैं, इसको शुद्ध नस्ली भी कह सकते हैं, जिसमें कई पीढ़ियों को जो प्राप्त किया जाता है वो स्वपरागण के जरिए प्राप्त किया जाता है। और जब किसी पीढ़ी को स्वपरागण के जरिए प्राप्त किया जाता है पौधों की, तो उनमें किसी भी नए लक्षणों का मिक्सिंग नहीं होती है। जो भी कैरेक्टर्स आते हैं उनकी मिक्सिंग नहीं होती, यानी कि वो ट्रू बने रहते हैं, सत्य बने रहते हैं। इसीलिए उन्होंने मटर के पौधे को चुना था। मेंडल ने जो मटर का पौधा चुना था, उसके लिए उन्होंने कुल, ये आप देख पा रहे हैं, आपकी बुक का फिगर है, 7 कैरेक्टर्स, मटर के जो उन्होंने कैरेक्टर्स यूज किए थे वो 7 कैरेक्टर्स यूज किए थे। और वो 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे, जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, फिगर दिखाई दे रहे हैं। पहला जो था वो बीज का आकार था। तो बीज का आकार उन्होंने कैसे यूज़ किया था? तो पहले मैं बताना चाहूँगा, कोई भी जो लक्षण होता है या कैरेक्टर होता है आनुवांशिकी में, उसके 2 रूप होते हैं। एक होता है प्रभावी, दूसरा होता है अप्रभावी, यानी कि डोमिनेंट। तो ये प्रभावी वाला ये डोमिनेंट है, तो ये अप्रभावी का तात्पर्य होता है रेसेसिव। ये प्रभावी विशेषक का तात्पर्य लक्षण से है, ट्रेट से है। ये रेसेसिव ट्रेट है, विशेषक है, लक्षण है, और ये प्रभावी लक्षण होता है। अभी प्रभावी अप्रभावी क्या है, इनको अभी हम जब नियम जानेंगे तो जानेंगे, जब क्रॉस पढ़ेंगे तो जान लेंगे। अभी हम केवल ये जानने का प्रयास करेंगे कि मेंडल ने मटर का पौधा जो प्रयोग किया था उसके 7 लक्षण प्रयोग किए थे अपने प्रयोगों के लिए। तो वो कौन कौन से 7 लक्षण थे? तो पहला जान लिया, बीज का आकार। प्रभावी इसका गोल होता है और अप्रभावी झुर्रीदार। दूसरा यूज़ किया था बीज का रंग। तो बीज के रंग में जो प्रभावी था वो पीला था और जो अप्रभावी था वो हरा था। फ्लावर कलर, फूल का रंग यूज़ किया था। तो जो प्रभावी था, डोमिनेंट था, वो बैंगनी था और अप्रभावी जो था वो सफ़ेद था। फली, जिसको हम यूज़ करते हैं खाने के लिए, इसके अंदर जो मटर के सीड्स होते हैं, फूली हुई प्रभावी है, सिकुड़ी हुई अप्रभावी है। फली का रंग इसी प्रकार जो हरा रंग होता है वह प्रभावी है और अप्रभावी रंग इसका पीला है। पुष्प की स्थिति अक्षीय है और ये अंत है एक्सियल एंड टर्मिनल। ठीक है, एक्सियल यानी ऊपर की तरफ है और टर्मिनल मतलब सीमांत की तरफ है। तने की ऊंचाई यानी कि तना लंबा है, टॉल, या तना छोटा है यानी कि डॉर्फ। तो इस तरह से मेंडल ने अपने पौधे के लिए मटर के 7 विरोधी
लक्षणों को, इनको हम कहते हैं विरोधी लक्षण, एंटागोनिस्टिक कैरेक्टर्स यूज़ किए थे अपने प्रयोगों के लिए, जिनमें से एक होता है प्रभावी और दूसरा होता है अप्रभावी। इसी मेंडल के वंशागति के नियमों में आगे बढ़ते हैं। ये टेबल यहाँ बन रही है जिसमें हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स यूज़ किए थे उसमें से प्रभावी कौन सा था और अप्रभावी कौन सा था। उसी वंशागति में मेंडल के नियमों को समझने के लिए हमें एक जीन की वंशागति को जानना पड़ेगा कि एक जीन की वंशागति क्या होती है। एक जीन की वंशागति यानी कि मेंडल ने वंशागति के अध्ययन के लिए जब एक ही लक्षण का प्रयोग किया, यानी यहाँ मेंडल ने कुल 7 लक्षण चूज किए थे, तो केवल एक लक्षण को लेकर जब उन्होंने प्रयोग किया, वो प्रयोग किसको लेकर किया था उन्होंने? लंबे पौधे और बौने पौधों के बीच, यानी कि एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया और इसके बीच इन्होंने संकरण कराया। संकरण कराने के उपरांत जो बीज उन्हें प्राप्त हुए, उन बीजों को जब उन्होंने उगाया तो उन बीजों को उगाकर उन्हें पहली पीढ़ी प्राप्त हुई। तो पहली पीढ़ी के लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है वो किया जाता है F1 जनरेशन या प्रथम संतति पीढ़ी या फर्स्ट फिलियल जनरेशन, या इसी को प्रोजेनी भी कहते हैं। प्रोजेनी या फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो मेंडल ने क्या देखा कि F1 पीढ़ी में जो भी पौधे प्राप्त हुए वे सारे के सारे लंबे थे। अभी इसको हम एक क्रॉस के जरिए भी जानेंगे। सारे के सारे पौधे लंबे थे, एक भी पौधा बौना नहीं था। साथ ही उन्होंने क्या देखा, उन्होंने 2 जनक यूज़ किए थे। एक तो उन्होंने लंबा पौधा यूज़ किया था, दूसरा इन्होंने बौना डॉर्फ पौधा यूज़ किया था। तो पहली पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण पैदा हुआ, यानी एक ही संतति का लक्षण आया, एक ही पेरेंट का लक्षण आया, दूसरे पेरेंट का कोई लक्षण नहीं आया। फिर यानी कि अब समझ गए, पहली पीढ़ी में 100% पौधे जो मेंडल को प्राप्त हुए वो टॉल प्राप्त हुए थे, यानी कि लंबे प्राप्त हुए थे। इसके बाद मेंडल ने क्या किया, दूसरी पीढ़ी में जो पहली पीढ़ी में प्राप्त पौधे थे उनको सेल्फ यानी कि स्वपरागित किया, सेल्फिंग कराई। और जब सेल्फिंग कराई तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। F2 पीढ़ी में जो लक्षण पहली पीढ़ी में नहीं आया था वह आया और 3 पौधे लंबे और एक पौधा बौना प्राप्त हुआ, अर्थात 3 लंबे और एक बौना पौधा प्राप्त हुआ। यानी लंबे और बौने पौधे का जो अनुपात प्राप्त हुआ 3:1, 3:1 का प्राप्त हुआ। 75% पौधे लंबे थे और 25% पौधे 25% पौधे बौने थे। यानी कि अब दोनों पेरेंट्स का लक्षण प्राप्त हुआ, लेकिन अनुपात 3:1 का था। 3 पौधे लंबे थे, एक पौधा बौना था। तो ये मेंडल का एक जीन की वंशागति का प्रयोग था। इसी प्रयोग के आधार पर, इसी प्रयोग को जब उन्होंने किया तो कुछ रिजल्ट प्राप्त होते हैं, प्रेक्षण प्राप्त होते हैं, ऑब्जर्वेशंस प्राप्त होते हैं। इन्हीं ऑब्जर्वेशन को देखकर मेंडल ने फिर कुछ निष्कर्ष निकाले, और वो निष्कर्ष क्या क्या थे उनको हम जानने का प्रयास करते हैं। उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने ये प्रस्तावित किया, जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया कि कोई वस्तु, क्योंकि उन्हें कोई जिस वस्तु को वो कहना चाह रहे हैं वह वस्तु अब जीन कहलाती है। तब उन्होंने जीन टर्म नहीं दिया था, जीन शब्द का प्रयोग नहीं किया था। तो उन्होंने ये बताया था कि कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप में जनक से संतति को युग्मकों के माध्यम से अगली पीढ़ियों में अग्रसारित होती है। और इस वस्तु को उन्होंने जो नाम यूज़ किया था वो नाम यूज़ किया था कारक, फैक्टर। जीन नाम यूज नहीं किया था, फैक्टर शब्द यूज़ किया था। उनको जीन की जानकारी नहीं थी, उस शब्द की उनको जानकारी फैक्टर की थी। उन्होंने उस शब्द को कारक नाम दिया, जिसे हम जीन कहते हैं। और ये जीन नाम प्रपोज किया था जॉनसन नाम के वैज्ञानिक ने। ये आपकी बुक में नहीं है, याद रखेंगे। और यही जीन्स आनुवांशिकता की इकाई हैं। मीन्स जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। ये हमारी आनुवांशिकी की इकाई है, क्योंकि यही जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं माता पिता से लक्षणों को उनकी संतानों में ले जाने में। कौन सा विशेष लक्षण अगली पीढ़ी में जाएगा, माता पिता से बच्चों में जाएगा, ये सारी सूचनाएं जीन्स में ही निहित होती हैं। और विपरीत विकल्पी जो लक्षणों के संकेतक के जोड़े होते हैं
उन्हें युग्म विकल्पी या एलील कहा जाता है। जो एलील शब्द अभी प्रयोग होगा, तो एक जीन के लिए ये थोड़े से भिन्न रूप होते हैं, लेकिन एलील प्रायः जोड़ों में ही होते हैं, सिंगल एलील नहीं होता है। जैसा कि अब हम अगर यहाँ देखें, ये पेरेंट्स पौधे हैं, ये लंबा है और ये बौना पौधा है, एक नर होगा एक मादा होगा। तो F1 पीढ़ी में बताया मैंने सारे लंबे पौधे प्राप्त होते हैं 100%। ये F1 जनरेशन है, इसमें सारे लंबे पौधे प्राप्त होंगे, तो सारे लंबे पौधे प्राप्त हुए। इन लंबे पौधों को F2 पीढ़ी के लिए मेंडल ने फिर से स्वपरागण कराया। ये देखिए लिख रहा है स्वपरागण कराया। जब स्वपरागण कराया तो F2 पीढ़ी में जो उन्हें प्राप्त हुए, ये 3 लंबे पौधे प्राप्त हुए और एक पौधा जो उन्हें प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ बौना। देख रहे हैं, ये 3 लंबे और एक बौना, यानी कि जो अनुपात प्राप्त हुआ 3:1। 75% पौधे लंबे प्राप्त हुए और 25% पौधे बौने प्राप्त हुए। आगे बढ़ते हैं। ये तो उन्होंने जो एक जीन की वंशागति का एक्सपेरिमेंट किया, उसके आधार पर उन्हें ये प्रेक्षण प्राप्त हुए, लेकिन उसके लिए उन्होंने टर्म जीन यूज नहीं किया था, उन्होंने प्रयोग किया था कारक। अगर हम जीन को अक्षरों के रूप में व्यक्त करना चाहें तो F1 पीढ़ी में जो व्यक्त होता है उसे कैपिटल अक्षर से, और जो विपरीत लक्षण का जो जीन होता है उसे छोटे अक्षर से व्यक्त किया जाता है। अर्थात जैसे हम समझेंगे, यहाँ पर ये लंबा और ये बौना पौधा है, तो लंबे के लिए हम जो जीन यूज़ करेंगे वो कैपिटल TT यूज़ करेंगे और बौने के लिए हम यूज़ करेंगे स्मॉल TT। ये सिंगुलर एलील कहलाएंगे और दोनों पेयर में ही होते हैं एलील। तो ये प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करेगा और ये अप्रभावी यानी कि रेसेसिव लक्षण को प्रदर्शित करेगा। तो जो जनक होगा, जो लंबा पौधा है, उसके लिए TT यूज़ कर लिया और इसके लिए हमने स्मॉल TT यूज़ कर लिया। इसी प्रकार F1 पीढ़ी में सेम प्राप्त हुए, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे एलील क्या होता है। ये भी एलील है, ये भी एलील है, ये भी एलील है, लेकिन एलील हमेशा जोड़ों में होते हैं। ये हमारा प्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण को कैपिटल में ही प्रदर्शित करते हैं और अप्रभावी लक्षण को स्मॉल लेटर के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। यही एक एलील, तो पहली पीढ़ी में जो हमें पीढ़ी प्राप्त होती है F1 पीढ़ी, तो वो ऐसे ही होता है। पहले इनसे युग्मक बनते हैं, तो युग्मक बना, एक युग्मक प्राप्त होगा हमें, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, ये आप पढ़ चुके हैं जनन वाले चैप्टर में। इसके बाद फिर ये, तो ये दोनों यहाँ पे एलील मिक्स होते हैं और उसके बाद ये जाइगोट का निर्माण करते हैं इस प्रकार से। तो जब ये मिश्रित हो जाते हैं, यानी कि जो पहली जनरेशन में जो जीनोटाइप होगा, ये 2 वर्ड होते हैं जीनोटाइप फिनोटाइप, इनको समझेंगे, वो प्राप्त होगा T और T। लेकिन चूंकि प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण के ऊपर प्रभावी होता है, यानी अप्रभावी लक्षण के प्रभाव को ढक देता है, पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, इसीलिए पहली पीढ़ी में जब भी हम एक प्रभावी और अप्रभावी लक्षण को क्रॉस कराएंगे तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही उत्पन्न होता है। ये याद रखेंगे। तो 2 वर्ड मैंने कहा, ये बताता हूँ। तो वो एक यूज़ करते हैं टर्म हम फिनोटाइप, दृश्य रूप, हिंदी में कहते हैं इसको फिनोटाइप, और दूसरा टर्म हम यूज़ करते हैं जीनोटाइप, इसका मतलब होता है जीन रूप। तो फिनोटाइप का तात्पर्य होता है, सिंपल भाषा में समझ लीजिए, कोई पौधा या जंतु जो हमें दिखाई देता है जिस रूप में, उसे हम फिनोटाइप कहते हैं, दृश्य रूप कहते हैं। और जीनोटाइप उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, यानी वो इसके एलील्स किस टाइप के हैं, वो जीनोटाइप कहलाता है। अभी हम क्रॉस बनाएंगे, उससे आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फेनोटाइप अनुपात कैसे निकालते हैं और जीनोटाइप अनुपात कैसे निकालते हैं। ये अनुपात हैं, इसलिए इनकी कोई इकाई नहीं होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो मेंडल ने जो अपना पहला प्रयोग किया वो मैंने बताया, एक लंबे पौधे के बीच और एक बौने पौधे के बीच किया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो लंबा पौधा है वो ये रहा। इसके लिए जो हम यूज़ करेंगे TT यूज़ करेंगे इसका, और इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, स्मॉल TT। तो सबसे पहले युग्मकों का निर्माण होता है, क्योंकि ये पेरेंट्स हैं। तो जब युग्मक निर्माण हुए, ये देख रहे हैं आप, इससे ये 2 युग्मक निर्माण हुए TT, और यहाँ बौने पौधे से 2 निर्माण हुए स्मॉल TT। इसीलिए जब इनकी मिक्सिंग हुई, इसे हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं। अब ये पुनेट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, ये इसको मैं बताता हूँ। ये पुनेट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है। एक ये चौखाना होता है 4 खानों का,
इसे पुनेट स्क्वायर का नाम दिया जाता है। यहाँ पर हम जो जीन्स होते हैं वो लिख लिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हुए टी और टी, और ये स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, टी टी, इसको करेंगे ये भी टी टी, इसको भी करेंगे टी टी, और इसको भी करेंगे टी टी। तो जैसा आप देख रहे हैं ये मैंने बनाया, ये आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो सारे प्राप्त हो रहे हैं इस बॉक्स के अंदर, ये पुनेट स्क्वायर है, टी 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 टी, यानी जो जीन कॉम्बिनेशन प्राप्त हो रहा है वो टी टी। चूँकि लेकिन प्रभावी लक्षण, ये प्रभावी लक्षण का जीन है, एलील है, और ये अप्रभावी लक्षण का एलील है, इसलिए पहली पीढ़ी में जितने भी पौधे प्राप्त होंगे वो सारे लंबे होंगे। ये रहे लंबे ही हैं, लेकिन ये कैसे लंबे होंगे? संकर लंबे, शुद्ध लंबे नहीं होंगे। ये शुद्ध लंबा कहलाएगा कैपिटल टी टी वाला, क्योंकि इसके दोनों जीन्स जनक के तरह ही हैं। ये शुद्ध लंबा है और ये संकर हाइब्रिड टॉल है। इसका जो हाइब्रिड टॉल प्राप्त हुआ, अभी ये हाइब्रिड वर्ड यूज नहीं करना है हमें, अभी आगे आएगा। तो पहली पीढ़ी में फिर क्या करते हैं हम, जो F1 पीढ़ी में जो हमें पेरेंट्स वो संतति प्राप्त हुए हैं उनको हम स्वपरागित कराते हैं। लेकिन अब इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया। क्या बन गया था वो? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जब वो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, इसको अब हम कराएंगे स्वपरागण। जब स्वपरागण कराया, देखते हैं ये टी टी यूज़ किया, तो हमें क्या क्या कॉम्बिनेशन प्राप्त होंगे उसको बड़े ध्यान से आपको देखना है। वो आप देखेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि जो अब प्राप्त हो रहे हैं, देखें ध्यान से। एक पौधा तो हमें प्राप्त होगा शुद्ध लंबा, 2 पौधे प्राप्त होंगे हमें हाइब्रिड टॉल संकर लंबे, और 1 प्राप्त होगा बौना पौधा। देख रहे हैं ध्यान से? यानी कि 1 पौधा हमें मिला है टी टी, 2 मिले हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, और 1 मिला है स्मॉल टी टी, यानी शुद्ध बौना। तो यहाँ पे जो अनुपात होगा इस हिसाब से 1:2:1। इसी अनुपात को हम कहते हैं जीनोटाइप अनुपात। और जो देखने में प्रतीत क्या होगा, 3 लंबे दिखाई दे रहे हैं हमें, दिख रहे हैं, ये तीनों लंबे हैं और ये बौना है। इस आधार पर ये अनुपात हो जाएगा 3:1। इस अनुपात को हम कहेंगे फिनोटाइप अनुपात। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि फिनोटाइप अनुपात 3 लंबा 1 बौना, और जीनोटाइप अनुपात तो जो उनके जीन्स के अकॉर्डिंग है, टी टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 एंड स्मॉल टी टी 1। तो ये फिनोटाइप और जीनोटाइप का डिफरेंस अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से जब हम एक लक्षण को लेकर, यानी कि एक संकर क्रॉस भी हम इसको कहेंगे, क्योंकि एक लक्षण को लेकर क्रॉस कराया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं, एक जीन की वंशागति भी कहते हैं, तब हमें जो अनुपात प्राप्त होता है 3:1, ये फेनोटाइप अनुपात है। और जो जीनोटाइप अनुपात प्राप्त होता है 1:2:1 का प्राप्त होता है। तो ये क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाएंगे आप, इसकी प्रैक्टिस करेंगे बनाने का, जिससे आप इसको बना सकें, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको जानना है। तो जब मेंडल ने ये सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, उसी आधार पर मेंडल ने अपने नियम दिए थे, और वो नियम दिए थे उन्होंने 2 नियम दिए थे। पहला नियम जो था उनका प्रभाविता का नियम, देख रहे हैं आप, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा था विसंयोजन नियम, या इसी को हम कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, या फिर इसको और भी कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं, और विसंयोजन नियम तो कहते हैं सेग्रीगेशन लॉ। तो पहले जान लेते हैं प्रभाविता का नियम। या आप इसको समझ गए होंगे प्रभाविता के नियम को, कि लक्षणों का जो निर्धारण होता है कारक द्वारा, ये बता दिया था, कारक हमेशा पेयर्स में होंगे, और जब हम एक प्रभावी और अप्रभावी लक्षण को क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही उत्पन्न होता है। याद रखेंगे, यही प्रभाविता का नियम होता है, यानी एक लक्षण प्रभावी हो जाता है, दूसरा अप्रभावी हो जाता है। इट इज़ नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम जो मेंडल ने दिया था, वो दिया था, मैंने बताया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये इस तथ्य पर आधारित है, एलील्स कभी आपस में मिश्रित नहीं होते, और मिश्रित नहीं होते, और F2 पीढ़ी में फिर से वो इंडिपेंडेंटली उत्पन्न होते हैं। जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी टी के बीच आपने क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में लंबे ही पौधे प्राप्त हुए, लेकिन यहाँ पे जीन्स की इंटरमिक्सिंग नहीं हुई। और दूसरी पीढ़ी में जब 1:2:1 का अनुपात प्राप्त होता है तो उसमें आप देखते हैं शुद्ध लंबा 1 पौधा फिर से, यानी कि जो पेरेंट्स का जीनोटाइप था वो हमें फिर से प्राप्त होता है, कहीं से मिक्सिंग नहीं होती। तो ये नियम कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या विसंयोजन नियम। इसी से संदर्भित एक
क्रॉस और बताया था मेंडल ने, जिसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस, दैट इज़ नोन एज टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये परीक्षार्थ संकरण है, या इसी को हम बैक क्रॉस कहते हैं। इसमें क्या कराया जाता है, इसमें जो प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव होते हैं उनका रेसेसिव पेरेंट्स से क्रॉस कराया जाता है। ये आप देख रहे हैं रेसेसिव पेरेंट्स से यहाँ पे क्रॉस कराया जा रहा है। तो जब भी रेसेसिव पेरेंट्स से और जो प्रभावी फिनोटाइप वाला जीव है उसका क्रॉस कराया जाता है, तब उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं या फिर परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। तो ये टेस्ट क्रॉस है। इस तरह से मेंडल ने, आपने जाना कि किस तरह से एक जीन की वंशागति के द्वारा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा उन्होंने अपने दो नियम दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये दो नियम, तो ये मेंडल के हमने वंशागति के नियमों को आज जाना। इसमें अभी एक दो हेडिंग्स और बाकी हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे।